टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस एक बार क्लास। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि बेटा हम लोगों ने आपका बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक था सेंटर ऑफ मास, और मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे कि भाई जो सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है ये बीएससी सेकेंड ईयर नहीं बल्कि आपके जितने भी सारे नीट हो गया, आपका आईआईटी जेडबल हो गया, इन सभी में आपका काम आने वाला टॉपिक है। ठीक, तो बहुत कुछ हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में जाना था उस टाइम पे, और एक दो क्वेश्चन भी किए थे कि किस तरीक़ा से अपन का द्विकर्ण निकाय है उसके लिए निकालते हैं, कोई भी हमारे पास जो शेप है उसके लिए अपन सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया था आपको कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास से किसी भी जो हमारे पास बॉडी होती है, कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का सारा का सारा जो मास है वो क्या होता है, केंद्रित होता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि जो हमारा हम मे भी शायद हमने स्क्वायर तक कर लिया था कि स्क्वायर का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था। आज हम दो जो ऑब्जेक्ट है उनका शेप है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। पहला है ट्रायंगल और दूसरा है अपन का क्यूब। ठीक है, घन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपन एक ट्रायंगल लेते हैं और उसके सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो देखो, ये हम एक ट्रायंगल लेते हैं बेटा। ओके, ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इस कॉर्नर पर एक मास रखा हुआ है, इस कॉर्नर पर एक मास, और इस कॉर्नर पर भी एक मास रखा हुआ है, एम एम एम। ओके बेटा, ध्यान समझना, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आप ले रहे हो तो इसकी साइड वो ये हो जाएगी, ये भी ये हो जाएगी, और ये भी ये हो जाएगी। अब मैंने आपको क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास का जो सबसे अच्छा जो पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो क्या है कि आप ओरिजिन खुद सेट करते हो कि कहाँ से आपको सेंटर ऑफ मास को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं इसको ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास को क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। तो इसको अगर ओरिजिन मानूंगा तो ध्यान से देखना बेटा, इसके जो अपन के पास निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। क्लियर है तो बात। अगर मैं इसकी बात करूं, इस मास की अगर मैं बात करूं, तो इसके कोऑर्डिनेट ध्यान समझना कि यहां से हम चल रहे हैं तो ये एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो यहां से इस मास की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हुई, देखो ए हुई, और वाई में वाई जो अपन का एक्सिस है उसमें जा नहीं रहा है, तो वाई में नहीं जा रहा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ध्यान समझना बेटा कि हमारे पास ये वाला है, ये वाला जो हमारे पास द्रव्यमान रखा है इस कॉर्नर पे, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उस कोऑर्डिनेट की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को कैसे निकालने। तो ध्यान समझना बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस पे, तो ये परपेंडिकुलर कहीं यहाँ पे आएगा। और ध्यान समझना, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, a/2, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, a/2, क्योंकि टोटल कितनी है, a है। अब ध्यान समझना, अगर देखो ध्यान से यहाँ तक तो एक पॉइंट तो ये, तो मतलब एक्स एक्सिस पे कितना आया है, a/2 इसने क्या किया, कवर किया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a/2। लेकिन इसके वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालना पड़ेगा, ध्यान समझना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास देखो ये 60 का डिग्री का एंगल होगा, ये भी 60 का होगा, और ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। यहाँ पे ध्यान समझो, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, और ये हमारे पास देखो 60 डिग्री का है। तो यहाँ से अगर इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास 60 है। अगर यहाँ से मैं साइन अगर 60 की वैल्यू निकालना चाहूँ, ध्यान समझना, साइन 60, तो साइन हमारे पास ध्यान से देखना बेटा, LAL लाल बटे कक्का हम बोलेंगे तो लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर ये एंगल है तो ये क्या हुआ, इसका लंब हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। अब ध्यान से देखना, अगर लंब की बात करूं तो लंब, अगर मैं ये वाली चीज हमको निकालनी है तो लंब बटे, अगर मैं बात करूं बेटा कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। और आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अगर मैं ए को इधर लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा, a√3/2 इज इक्वल टू किसके आएगा, लंब। तो इस तरीके से हमने इस लंब की वैल्यू निकाल ली, और इस लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, निकल के देखो, a√3/2। तो इस पॉइंट से यहाँ तक तो x हुआ, ऊपर तक पहुंचा y, तो y कितना पहुंचा बेटा, a√3/2। तो यहाँ पे जो उसका y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, a√3/2। यहाँ तक बात क्लियर। अब समझ लो, ये हमने ओरिजिन लिया, ठीक है, यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास x है और y है, तो अगर अपन को सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हमको x चाहिए और हमको क्या चाहिए, YCM चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं XCM निकालना चाहूँ, XCOM
सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया, एम, तो एम वन की जगह मैं कितना एम ले लेता हूँ, इन टू, इसके साथ क्या जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, प्लस M2, तो M2 की जगह भी हमने क्या ले रखा है, M ले रखा है, और यहाँ पे क्या है, A है, प्लस M3, देखो बेटा M इंटू A/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, M प्लस M ये आ जाएगा। XCM इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, देखो ये जीरो में गया, प्लस ये कितना बचा बेटा, MA बचा, प्लस ये कितना बचा, MA/2, अपॉन कितना हुआ, 3M। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा, तो 2MA प्लस MA कितना होगा, 3MA अपॉन में 2 आएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3M। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, M से M कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, XCM इज इक्वल टू A/2। मतलब हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है उसके जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, A/2 आ गया। सेम एज हम किसका निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो देखो y, देखो y CM हमारे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखना बेटा, M1 y1 कितना है, वही 0, प्लस M2 M इंटू 0, प्लस M3 क्या है बेटा, M इंटू y कोऑर्डिनेट क्या है, A√3/2, और अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, M प्लस M। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये भी जीरो है और ये भी हमारे पास जीरो है। तो देखो YCM इज इक्वल टू, ये जीरो में गया, ये जीरो में गया, बचा क्या बेटा, MA√3/2, और अपॉन में क्या है बेटा, 3M। अब देखो M से M तो कैंसिल आउट हो गया, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझना, √3/A√3 2 इंटू 3। अब ध्यान से समझो बेटा, A√3, अब ध्यान से देखना, YCM की अगर मैं बात करूं तो YCM कितना आ जाएगा, ध्यान समझना, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, देखो A√3/2 इंटू 3, अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ये बेटा देखो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, YCM इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या बचा, A/, देखो 2√3। तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट कितना आया, A/2, और y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, A/2√3। अगर बात करेंगे हम सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट है, तो RCOM ये हमारे पास क्या मिलेगा, A/2, और देखो बेटा एक क्या आया, A/2√3। अब समझो ध्यान से, x कोऑर्डिनेट A/2, मतलब यहाँ से A/2 कहीं यहाँ पे होगा, और A/2√3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमारे पास कहाँ मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, जल्दी चलो आगे देखो बेटा, एक बार आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके आप निकालो कि भाई हाँ क्यूब के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग। क्लियर, अब मैं सिंपल से एक क्यूब बनाता हूं और आप उसके लिए निकाल के देखो, एक बार कोशिश करो। देखो ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। क्लियर यहाँ तक बात। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका ओरिजिन। आप ओरिजिन किसी को भी मान सकते हो। मैंने क्या बोला कि आप जब सेंटर ऑफ मास निकालो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और सबसे काम वाली जो आपको खुशी देगी कि भाई हाँ हम इसका निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, तो उसका ओरिजिन आप खुद सेलेक्ट करोगे। तो मैंने इसका ओरिजिन क्या सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया। अब सबसे पहले मैं मास की बात करूँ, देखो बेटा यहाँ पे एम रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एम रखा हुआ है, यहाँ पे एम रहे, और यहाँ पे एम है। इस जगह मैं 2m ले लेता हूँ, इस जगह भी मैं 2m ले लेता हूँ, इस जगह भी मैं 2m ले लेता हूँ, और इस जगह भी मैं 2m ले लेता हूँ। अब सबसे पहले हमारे पास बात क्या आ जाती है कि सेंटर ऑफ मास निकालें तो जितने भी सारे पॉइंट है उनका हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, निर्देशांक हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान समझो, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है, तो यहाँ की इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0,0,0,0।
ध्यान समझना बेटा, जो ये द्रव्यमान है, जो ये मास रखा हुआ है, ये तो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो एक्स एक्सिस पे देखो, अगर मैं सॉरी एक मिनट बात कर लो, इसकी जो भुजा है, साइड है, वो क्या है, ए है। आपको पता है कि हमारे पास जो घन होता है उसकी जो साइड है वो इक्वली होती है, ठीक है। तो ए मैंने क्या मान ली, उसकी भुजा मान ली। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ध्यान से देखना बेटा, ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, देखो एक साइड जा रही है, तो एक साइड जा रही है तो कितना होगा, ए होगा। अब देखो यहाँ पे कोई वाई है, जेड है, नहीं है ना, तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और जेड का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम एज अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये किस पे है, वाई, वाई एक्सिस पे, तो देखो एक्स क्या है यहाँ पे, देखो तो जीरो है, बाई कितना है, सेम ए जाएगा, और हमारे पास जेड भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ये तो इन एक्सिस की बात हो गई। अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले की, ये किधर जा रहा है बेटा, जेड पे जा रहा है, ये 2m रखा हुआ है यहाँ पे, तो जेड पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो एक्स जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, और हमारे पास जेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीका से आप इसको कर सकते हो क्लियर। अब समझो बेटा, ध्यान समझो कि यदि मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा, मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा, और मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा, और इसकी बात करूंगा तो मैं क्या क्या चीजें आएंगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ध्यान समझना, इसकी बात करता हूँ तो देखो बेटा, ये किधर जा रहा है, देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, और एक ऊपर जा रहा है, मतलब बाई में भी जा रहा है और एक्स में भी जा रहा है, तो एक्स ए हुआ, बाई भी ए हुआ, और जेड में नहीं जा रहा, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गए। अगर आप बात करो तो इस वाले की अगर बात करोगे तो इस वाले का कितना होगा, ध्यान से देखना कि बेटा देखो, देखो बाई में तो जा रहा है ना, ऊपर बाई में जा रहा है और जेड में भी जा रहा है, लेकिन एक्स में नहीं जा रहा, तो एक्स का जीरो हो जाएगा, बाई का ए हो जाएगा, जेड का ए हो जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर बेटा आप इसके बारे में सोचोगे तो इसके बारे में सोचो, इसका कितना आएगा, ठीक है। तो इसको देखो, आप ध्यान समझना, देखो ये जो चीज है ना, ये 2m की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो ध्यान से, ये वाला है। अब देखो ये जो पोर्शन है ना, आप उठा के देख लो, ये पोर्शन देखो, ये एक स्क्वायर पीछे है और एक स्क्वायर ये आगे है, तो ये सेम अगर बात करोगे तो ए में, एक्स में ए जाएगा, जीरो जाएगा। और अगर बात करें तो इस कोऑर्डिनेट का क्या होगा, ध्यान समझना। अब देखो ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से देखो देखो हमारे पास एक्स भी मिलेगा, वाई भी मिलेगा, और हमको क्या मिलेगा, जेड भी मिलेगा। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए कॉमा, क्लियर। देखो बेटा, हमको इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए, इसके कोऑर्डिनेट, इसके और इसके सभी कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ध्यान समझना कि हमारे पास जो इस क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आएंगे, वो अगर मैं बात करूं कि आर सी ओ एम, वो हमारे पास क्या होंगे, एक्स सी एम होगा, सी ओ एम होगा, वाई सी ओ एम होगा, कॉमा जेड सी ओ एम होगा। अब हमारे पास देखो तीनों कोऑर्डिनेट है सबके, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो आप एक्स सी एम निकाल सकते हो, वाई सी ओ एम निकाल सकते हो, जेड सी ओ एम निकाल सकते हो। जो तीनों हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे उसको हम ओरिजिन से देख सकते हैं कि भाई हाँ, इसके सेंटर ऑफ मास की स्थिति कहाँ पे होगी, ठीक है बेटा। एक बार इसको निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, और एक बार इसको आप निकाल के देखो कि किस तरीका से, या वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद ही आप वीडियो को आगे चलाना, जिससे आपको पता लगे कि हाँ, आप इसके सेंटर ऑफ मास की जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे, फिर आप वो वीडियो को पॉज करना और फिर निकाल के देखना आपका वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ, इसके कोऑर्डिनेट ए जीरो और बेटा ए होंगे, क्योंकि एक्स में भी ये जा रहा है, लेगा ए बाई टू, इसका भी ए बाई टू, और इसका मिलेगा बेटा 2a/3। तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमको क्या मिलेंगे, ए बाई टू, 2a/3। घर में बैठ के आराम से निकालना है इसको कि किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हो, और ये कोऑर्डिनेट अगर आपके आते हैं तो वास्तव में आपको सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ चीज़ तो समझ में आई, ठीक है। चलो बेटा, इसको हम रब करते हैं और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो, तो अगले टॉपिक की अगर इस टॉपिक सेंटर ऑफ मास ही इसके बारे में बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें बेटा बात करेंगे कि हमारे पास अगला जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम, एक हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, उसके बारे में बात करेंगे कि अपन के पास द्विकर्ण निकाय है, और द्विकर्ण निकाय के अंदर सेंटर ऑफ मास के बात करेंगे। तो देखो इसका मैं अगर बात करूँ तो आपको आप क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब हमारे पास जो सिस्टम है
जो हमारे पास निकाय उसमें हमारे पास दो पार्टिकल हैं, उन दो पार्टिकलों के बीच अपन क्या निकालना है, निकालेंगे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो देखो किस तरीका से, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मेरे पास एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये मेरे पास दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है, क्लियर बेटा। यहाँ इसका जो मास है मैं m1 ले रहा हूँ और इसका मान है मास है वो मैं ले रहा हूँ m2 ले रहा हूँ, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं ले रहा हूँ बेटा d ले रहा हूँ। अब ध्यान समझना, आप इसको ओरिजिन मानते हो या आप इसको ओरिजिन मानते हो, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग से इसी को ओरिजिन मान रहे हैं, तो देखो इसको अगर ओरिजिन मानेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे बेटा। तो देखो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, d,0 होंगे, क्लियर। अब ध्यान समझना, अगर इन दोनों बिंदुओं के, ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल रखे हुए हैं, उनके मध्य अपन को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्लियर बात। अब देखो सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखो YCM निकालने कोई मतलब है नहीं, यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है, तो सिर्फ क्या आएगा अपन के पास, XCM आएगा। तो देखो अगर XCM में निकालूं तो हमारे पास देखो बेटा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो XCM हमारे पास, XCM बोल दो या इसको अपन डायरेक्ट RCM भी होगा अपना, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखो बेटा क्या मिला, ये 0 में गया, तो देखो m2d अपॉन m1 प्लस m2। ये कब आया है, तब हमने इसको ओरिजिन माना, मतलब इस बिंदु से अगर कुछ इतनी डिस्टेंस पर, मतलब हमारे पास m2d अपॉन m1 प्लस m2 पर हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर मैं इस बिंदु को, मतलब इस द्रव्यमान के पास या इस बिंदु को मैं ओरिजिन मानता हूं, तो इस बिंदु को ओरिजिन मानता हूं तो हमको किससे निकालना पड़ेगा, इससे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा कि इससे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, तो कुछ चेंज नहीं करना आपको, सिंपल क्या कर देना, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से मैं ओरिजिन मानूंगा तो ये 0 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, d,0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या जाएगा, m2 की जगह क्या जाएगा, m1d अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो बेटा मजे की बात क्या है, ध्यान समझना कि यदि हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आया, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे हमने इसको मान लिया d1 के इक्वल और इसको मान लिया हमने d2 के इक्वल मान लिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट है वो बताने वाला हूँ आपको, कि जो इससे ये हमारे पास क्या सेंटर ऑफ मास निकला हुआ है, XCM निकला हुआ हमारे पास। अगर इन दोनों को, इसको d1 मान लिया और इसको d2 मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान समझना, m1d1 और इसको क्या लिख सकता हूँ, m2d2, और ये दोनों का मान क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। कैसा होने वाला है, बराबर होने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मान रख के देख लो, देखो बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा m1, अब देखो d1 का क्या है, m2d अपॉन m1 प्लस m2, और इधर अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो बेटा m2 ऐसे कैसा ही, d2 का मान क्या है, m1d अपॉन m1 प्लस m2। देखो ध्यान से, m1 m2d अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये भी हमारे पास दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इस तरीका से भी आप सेंटर ऑफ मास हमारे पास जो एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल रखे हुए हैं, उनके मध्य अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे का जो टॉपिक है वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए दोनों ही काफी, और इनके ऊपर आप क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे m1 m2 लिया, यहाँ पे आप कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, जैसे 10 kg ले सकते हो, 50 kg ले सकते हो, 100 kg ले सकते हो, जो भी उस तरीका से आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने से बनाओ, और हम इसको आगे मैं फिर बता देता हूँ आपको, नहीं कि ये BSc के लिए, BSc के लिए नहीं, आप 10 12 अगर 12th वाले बच्चे हो तो आप नीट और JEE की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। और आगे और भी आप जब सेकंड ईयर के बाद में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या पीजी वगैरह, तो पीजी तो चल रही है आपकी, अगर आप पीजी वगैरह करोगे, हाँ सॉरी पीजी वगैरह करोगे तो वहाँ भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ो बिल्कुल एकदम आपके समझ में आ जाएगा। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो कि जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट दिखाओगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर होंगे, उतनी ज़्यादा हम वीडियो डालेंगे, उतना ही ज़्यादा हमको मज़ा आएंगे पढ़ने में, ठीक है। और आप भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, जितने भी सारे आपके 12 आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं उन सभी को बताओ कि हाँ भाई चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेस पे आपकी क्लासेस लगाई जा रही है, जिसमें 10th आप
की चल रही है, आपकी 12th चल रही है, फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है आपकी, ठीक है। इसके बाद आपकी कुछ 10th की साइंस भी चल रही है यहाँ पे। उसके बावजूद आपकी बेटा रीजनिंग भी मैंने चालू कर दी है, तो आप ये सारी क्लासों का आनंद उठाएं और वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।